हेलो बच्चों, आपकी समर वेकेशन से पहले हम लोग क्लास 12 का 11 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाया था पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कि अगर एक लाइन जो है एक बिंदु से होकर के जाती है और किसी दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो हम उसका समीकरण किस तरीके से निकालते हैं। और दूसरी कंडीशंस थी कि अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कोई लाइन अगर उन 2 पॉइंट्स से होकर के जा रही है वेक्टर फॉर्म में तो उसको हम उसका इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं। और फिर उन इक्वेशंस की हेल्प से हमने कार्टेशियन जो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन यानी कि कार्तीय समीकरण जो हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं उसको निकालना सीखा था। हमने आपको बताया था कि आपके कोर्स में नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म भी है। आप चूंकि वेक्टर्स के प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट की हेल्प से आप किस तरीके से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में, सेम दोनों कंडीशंस के लिए। तो आइए वन बाय वन हम उसको सीखेंगे। पहली कंडीशन है कि किसी एक बिंदु, यहाँ पर बिंदु आपको दिया हुआ है, मान लीजिए उसका जो स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर के बराबर है, से होकर के जाने वाली तथा एक सदिश एक दूसरा वेक्टर दिया है दैट इज वेक्टर बी के समानांतर, यानी कि हमको एक लाइन ए बी, लाइन आप फिगर में देख सकते हैं कि हमको लाइन ए बी के लिए इक्वेशन निकालना है। और जो आपकी ये लाइन ए बी है उसमें एक पॉइंट आपको दिया है जो कि सर्टेन है, यानी कि जो एक स्टेटमेंट है वो आपका सर्टेन है कि जो आपकी लाइन है वो एक पॉइंट ए से पास होकर के जा रही है और जो पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर आपका स्मॉल ए वेक्टर के बराबर है। तो हम एक पॉइंट ए ले लेते हैं मूल बिंदु ओ से, उसका स्थिति सदिश हमने यहाँ पर ए वेक्टर के बराबर दिखा दिया है। एक पॉइंट पी से होके जा रही है, सिंस यहाँ पर पी एक अननोन पॉइंट है तो P के लिए हम उसका जो वेक्टर R वेक्टर हम जो एज्यूम करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि अगर हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमको एज्यूम करना पड़ेगा, अगर हमारे सवाल में दिया हुआ है यानी कि I J के, तो यहाँ पर आपके I J के जो कोफिशिएंट होंगे वो अननोन होंगे, यानी R को हम इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं XI प्लस YJ प्लस Z के, ठीक। और तो P का पोजीशन वेक्टर आपका R वेक्टर के बराबर हो गया दैट इज अननोन। और नेक्स्ट है आपका बी एंड पॉइंट, हम ये मान लेते हैं कि लाइन ए बी का इक्वेशन। और जो एक अलग से आपको देखिए कंडीशन दी हुई है कि एक सदिश बी के समानांतर, यानी कि ये जो लाइन आपकी ए बी है वो बी वेक्टर के भी पैरेलल है। तो हम किस तरीके से, अब हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, हम लोग 3 कंडीशंस होती थी, कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी और पैरेललिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से आपको लास्ट में कुछ थ्योरम्स के माध्यम से तीनों के बीच में डिफरेंस करके बताया था पिछली क्लासेस में। तो किस तरीके से इन कंडीशंस का यूज करके और गिवन कंडीशंस की हेल्प से हम वेक्टर का जो नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन है लाइन का वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एपी जो लाइन आपकी है ये श्योर है कि आपका एक पार्ट है एबी वेक्टर, आपको एपी वेक्टर दिख रहा है, तो एपी वेक्टर जो है वो आपका बी वेक्टर के बराबर है। और एपी ये जो आपका है वो किस लाइन पर स्थित है, एबी लाइन पर स्थित है। तो सबसे पहले हम एपी का वेक्टर फॉर्म में एपी को निकालते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी। तो एपी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी के पोजीशन वेक्टर से ए का पोजीशन वेक्टर को जो है माइनस करना पड़ेगा, दैट इज ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, एंड दैट इज ओपी वेक्टर है आपका आर वेक्टर के बराबर एंड ओए वेक्टर है आपका ए वेक्टर के बराबर। नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि एपी is parallel as well collinear to B वेक्टर। और जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल और कोलिनियर होते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालते थे तब आपका AP इज इक्वल टू लैम्डा भी होता था, लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, दो वेक्टर्स अगर आपस में, चूंकि हमने इनको वेक्टर फॉर्म में दिखा दिया है, एपी वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर है और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो इनका अगर ये दोनों समानांतर हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वज्र गुणन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा, क्योंकि मालूम है साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए यानी कि आर माइनस ए क्रॉस
बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। रीजन आपको मालूम है, यहाँ पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है बिकॉज ऑफ साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा उनके बीच का जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री का होगा और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती। इसी में नेक्स्ट एक कंडीशन थी कि दो दिए हुए बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण। इसे हम रब कर देते हैं। दो बिंदु आपके मान लीजिए ए और बी, यहां पर हम डायरेक्टली आप इसको नोट कर लीजिएगा, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण लिख ले रहे हैं। केस 2 है, ये आपका केस 1 था और ये है आपका केस 2, यानी कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण। अगेन हमको दो बिंदु एज्यूम कर लेने हैं, ए और बी ने हम मिला देते हैं, ए और बी। मूल बिंदु से ए की दूरी यानी कि ए का जो स्थिति सदिश है वो ए वेक्टर के बराबर और बी का जो स्थिति सदिश है वो बी वेक्टर के बराबर। और एक पॉइंट हमको पी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि ये रेखा एपी जो है वो दो बिंदुओं से होकर के जा रही है, यानी ए और पी के मध्य दो बिंदु। ए तो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, इसे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, और बी जो है आपका बीच में पड़ता है और आपका पी का जो स्थिति सदिश हो जाएगा ये आपका मूल बिंदु है, ये आर वेक्टर के बराबर हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हम ए बी और एपी फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी की वैल्यू यहां पर आप देख लीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपकी ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगी। और सिमिलरली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए जो आपकी एपी की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहां पर आप देख सकते हैं ए बी दैट इज दिस लाइन एंड ए पी, दोनों जो है लाइंस जो है क्या है, कोलिनियर है। मतलब अगर हम ए बी और ए पी को देखें तो ये रेखाखंड एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि ए बी हम कह सकते हैं कि ए पी का ही एक पार्ट है। तो ए बी और ए पी कोलिनियर है और कोलिनियरिटी की कंडीशन में भी दोनों के जो बीच का एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। और जब 0 डिग्री का हो जाएगा ए बी और ए पी के बीच का एंगल, तो फिर अगेन उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम ए बी और ए पी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपका 0 के बराबर होगा बिकॉज ऑफ सेम रीजन, जो पहली कंडीशन में रीजन था वही। तो ए बी की वैल्यू आपकी हो गई वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और ए पी की वैल्यू आपकी हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, कि जब कोई लाइन दो दिए हुए बिंदुओं से होकर के जाती है। केस 1 में हमने आपको बताया था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर आपका आया था, एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है, केस 1 इंटू बी वेक्टर। अगर क्वेश्चन में एक कंडीशन दी जा सकती है कि मे भी ऐसा हो कि जिस बिंदु से हो करके आपकी वो रेखा जा रही है वो बिंदु मूल बिंदु हो, यानी कि अगर वो मूल बिंदु ए बिंदु जो होता है वो अगर मूल बिंदु यानी ओरिजिन से रेखा पास हो रही है तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगर आर वेक्टर माइनस 0 वेक्टर, अगेन इट इज आर वेक्टर। प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं वेक्टर एडिशन की। एंड 0 वेक्टर इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर वेक्टर्स, योज्य तत्समक होता है वेक्टर्स का। तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। किस कंडीशन में ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, जब रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है, यानी कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आई होप आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आपको
लाइन आपका चूंकि खत्म होने वाला है, इसमें बस एक टॉपिक आपका रह गया है कि किस तरीके से अगर लाइंस को हम कोलिनियर दिखा सकते हैं कि 3 रेखाएं जो हैं वो समरेख हैं कि नहीं है। और एक तो बहुत पुराना रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं और ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, और ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाता था तो जो पॉइंट्स होते थे वो कोलिनियर होते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं और उनकी बेसिस पे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लाइंस को कोलिनियर दिखा सकते हैं। उसको बताने से पहले हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था या छोटे से टॉपिक के रूप में पढ़ाया था कि वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि किस तरीके से कई वेक्टर्स अगर आपको दिए और कुछ स्केलर्स हैं आपके पास में, और किसी एक वेक्टर्स को 2 वेक्टर्स के सम के रूप में अगर आप प्रेजेंट कर सके तो उसको हम कहते थे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स होता था वो आपका 2 तरीके से हो सकता है। उसमें जो वेरिएबल का बिहेवियर होता है उसमें 2 तरीके से होता है। एक तो वेरिएबल आपके लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे कुछ थ्योरम्स हैं कोलिनियरिटी के, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तब तक आप लोग पिछला सब रिकॉल करके यहाँ तक कर लीजिए, क्योंकि इसका लास्ट टॉपिक के बाद आपके प्लेन्स बचे हैं। उसमें 5 कंडीशंस हैं प्लेन की, और काफी कोर्स आपका कुछ रिड्यूस भी हो गया है, तो 30% के हिसाब से आपको मालूम ही होगा। तो उसको हम लोग टाइम बचेगा तो लास्ट में देखेंगे, लेकिन फिलहाल उतना ही पढ़ेंगे। तो बस 5 कंडीशंस आपकी प्लेन की बची हुई है और इसमें आपका कोलिनियरिटी का बचा हुआ है। तो पिछला आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब रिवाइज कर लेंगे स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दोनों ही आपको पढ़ना है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म भी। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इसको देख लीजिएगा दोनों ही कंडीशन में। और ये जो लास्ट कंडीशन हमने बताई है ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास होगी तो ए वेक्टर की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी। और प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में आप पढ़े हैं कि जब वेक्टर हमको किसी प्रोसीजर के उस परिणाम स्वरूप मिलता है तो वो 0 होता है, और 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। तो आई होप कि यहाँ पर डायरेक्शन का जो कंडीशन है वो आपको क्लियर रहेगा, इसका डायरेक्शन डिफाइन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आर्बिट्रेरी होता है। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा। 2 कंडीशन वो थी, और इसको आप कोरोलरी की तरह मान सकते हैं, उपप्रमेय है पहले वाले का, से कर लीजिएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म से इसको कंपेयर भी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। थैंक यू।